वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि हम इस सीरीज़ में J25 के लिए रिवीजन कर रहे हैं ऑफ फिज़िक्स का, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले के भी चैप्टर आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले करंट की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं। अगर नॉर्मल फॉर्म में दिया है करंट आपको, तो Q बराबर IT से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता है तो हम इसे Q बराबर इंटीग्रल फॉर्म में लिख के T1 से T2 इंटीग्रेट करेंगे तो हम फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसा T फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VD बराबर E कैपिटल E M टाउ, जहाँ पे E इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, M मास है, टाउ इस रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, आई बराबर होता है NeAVD। NeAVD ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? ये एक ऐसी वेलोसिटी होती है जब किसी मेटल में हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो बहुत ही माइन्यूट सा करंट फ्लो होता है, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मोबिलिटी मोबिलिटी क्या होती है? म्यू बराबर होता है मोबिलिटी VD बाई E, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, और इसको इसका नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा E टाउ बाई M। ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी होती है J बराबर I बाई A, और I बराबर होता है J क्रॉस A, या फिर इसे J A कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये सब जो भी फार्मूला है ये यूनिट डायमेंशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको E बराबर रो डॉट J कहते हैं। रो यहाँ पर रेजिस्टिविटी होती है। ये सब भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बराबर वी ओम लॉ से तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, V/IR से। लेकिन रेजिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक फार्मूला ये होता है R बराबर ML NE स्क्वायर टाउ A, जहाँ पर टाउ रिलैक्सेशन टाइम, और इस पूरे पोर्शन को कहते हैं हम रो, जिसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इसका इन्वर्स क्या होता है? सिग्मा बराबर 1/रो, जिसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इस प्रकार से देखिए कि रो रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक में किससे किससे डिपेंडेंट होती है। आर डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, अब इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि अगर इन केस ऑफ मेटल अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम बहुत ही कम होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में आके कोलिजन करते हैं और टाइम बहुत ही कम लगता है रिलैक्सेशन टाइम, जिससे कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी। रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। और इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज़ होता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं। और यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम जो डिक्रीज़ होता है वो डोमिनेटिंग नहीं होता है इन केस ऑफ एन को इंक्रीज़ होना। तो यानी यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, ये डोमिनेट कर जाता है। इस प्रकार टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में एक इक्वेशन है, जो कि इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, जहाँ पे RT2 बराबर RT1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इसको रो फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रो T2 और रो T1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है रेजिस्टेंस के बीच इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि कॉपर दिया है, कॉपर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये बढ़ रहा है ग्राफ, यहाँ पे NCERT का है, ये इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे ये देखिए यहाँ पर नाइक्रोम टंगस्टन, इनके बीच में क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे इस प्रकार का कुछ ग्राफ मिलता है। और इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये घट जाता है, जैसा कि दिख रहा है। शेल, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन को यहाँ पे शेल कहते हैं, ये शेल है। अब इसके अप्रॉक्स हम दो तरीके से वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, या तो वर्क डन बाय द बैटरी या वर्क डन ऑन द बैटरी। अगर वर्क डन बाय द बैटरी होती है तो वर्क डन बैटरी करेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें से कुछ माइनस होगा, तो VAB बराबर इसका EMF माइनस IR। अगर वर्क डन ऑन द बैटरी होगा तो इसमें प्लस IR हो जाएगा। इसको आपको समझना है, और ये चार्जिंग के केस में होता है। और नॉर्मल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर ER RR प्लस R से फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर कम्बिनेशन ऑफ सेल सीरीज में होंगे, पैरेलल में होंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे? अगर सीरीज में होंगे तो पोलैरिटी अगर सेम है तो एडिशन हो जाएगा, और बाकी डिफरेंट पोलैरिटी का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और रेजिस्टेंस तो सीरीज में ऐड हो जाएंगी, तो इक्विवेलेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्म में। ठीक है, और पैरेलल फॉर्म में क्या होता है? पैरेलल फॉर्म में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अगर पोलैरिटी सेम है तो एडिशन होगा, नहीं तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पोलैरिटी डिफरेंट है तो यहाँ पर इस फॉर्म में लिखेंगे E1/R1 E2/R2, और पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट 1/R1 1/R2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किरचॉफ लॉ हमारे दो होते हैं, KVL और KCL। KVL जो होता है लूप के लिए होता है, और KCL हमारा जंक्शन के लिए होता है। KCL क्या होता है? ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड होता है, और KVL हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो केसीएल का हमारे पास स्टेटमेंट ये होता है कि एट द एंड होता है इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, या फिर समेशन ऑफ ऑल द करंट एट ए नोड इक्वल्स टू जीरो, जैसा कि इस फॉर्म में लिखा गया है। और केवल क्या होता है इन ए क्लोज लूप समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू जीरो, जैसा कि इस फॉर्म में लिखा गया है। अब इसमें हम लूप कोई भी लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेके उसको जिस डायरेक्शन में चलेंगे उस डायरेक्शन में हम वोल्टेज को लिखते जाएंगे और इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा केवीएल लॉ। अब करंट एनालिसिस की कितने सारे मोर टेक्निक होती हैं, जैसा कि वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर और पोटेंशियल पॉइंट पोटेंशियल नोड। तो वो हम जानते हैं कि सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं, तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। V1 अगर इसका अप्रॉक्स निकालना है तो R1 प्लस R2, और V R2 R1 प्लस R2। और अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा पैरेलल में, तो करंट क्या होता है, रिवर्स रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो करंट अगर इसके अप्रॉक्स निकालना है तो आई R2 को लेंगे और R1 प्लस R2, और अगर ये वाला I2 फाइंड करना है तो R1 को लेंगे R1 प्लस R2। ठीक है। पॉइंट पोटेंशियल मेथड क्या होता है, कोई भी नोड पे हम कुछ एज्यूम कर सकते हैं x, और कहीं दूसरे पोटेंशियल पे हम जीरो एज्यूम करेंगे। जीरो एज्यूम किया तो यहाँ से ये 0 + 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे x की यहाँ पे चले x-4 हो जाएगा, यहाँ पे ये चले x-2 हो जाएगा। तो अब हम इस नोट पे केसीएल लगाएंगे, और केसीएल लगाने पे हम ऐसा फॉर्म में लिख के हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखिए, सीरीज फॉर्म और पैरेलल फॉर्म। सीरीज फॉर्म में होती है नॉर्मल फॉर्म R1 प्लस R2, जानते ही होंगे। और पैरेलल फॉर्म क्या होती है, इस फॉर्म में होती है। और ये फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एनालाइज करना होगा कि ये किस तरीके से पैरेलल में, ये आपस में पैरेलल है, ये तीनों आपस में पैरेलल ए बी के अप्रॉक्स, और यहाँ पर ये भी आपस में, ये इससे पैरेलल, ये इससे पैरेलल, ये इससे पैरेलल, जैसा कि इस फॉर्म में दिख रहा है। इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखा तो पैरेलल दिखता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इससे क्वेश्चन में आने के चांसेस होते ही हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का ये होता है कि जब इस में कोई करंट ना फ्लो करे तो R1 और R2 होता है R2/R3 के, और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। फिर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो यहाँ से रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, तो इसको हटा देंगे, और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना तो फाइंड कर सकते हैं। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का सेकंड फॉर्म, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर एक्स और वाई एज्यूम करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई, और यहाँ ए बी। ए और वाई के बीच में ये है, ए और एक्स के बीच में ये है। इसको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो, और दिस 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 रेशियो इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा, और ये भी व्हीटस्टोन को फॉर्म कर लेंगे। क्यूब रजिस्टर अगर क्यूब के अक्रॉस सब रेजिस्टेंस लगे हो तो हम बॉडी एज और फेस के डायगोनल इसके अप्रॉक्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसको याद करने का एक सरल ईजी ट्रिक ये हो सकता है कि सबसे पहले फेस याद करें, फिर बॉडी, फिर एज। फेस में क्या है 3 4, फिर उसके बाद बॉडी में क्या है 5 6, फिर एज में है 7 12। 3 4 5 6 7 और 12, बस आपको एक्स्ट्रा याद करना होगा। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं। और इन्फिनाइट लैडर क्या होता है, इन्फिनाइट लैडर में इन्फिनाइट रेजिस्टेंस लगे होते हैं। अब इस इन्फिनाइट को हम क्या करेंगे, जहाँ से रिपीटेड हो रहा है उसको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे, कि जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ से ये रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ, आगे जाके रिपीट होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको एक्स एज्यूम कर लेंगे कि एक्स का मतलब इसका सारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स की इक्वल हो जाएगा, और इसको इसको इसके पैरेलल लगा देंगे। पैरेलल लगाने के बाद हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्म कर लेंगे, और ये जो आर ए भी होगा वो भी एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि हमने इन्फानाइट में से एक के अप्रॉक्स निकाला है, तो वो भी हमारा इक्वल हो जाएगा एक्स के। ठीक है, ऐसे हम पॉइंट कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, मतलब जब भी करंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में से पास करेगा तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। तो पावर इसमें हम लिख सकते हैं I²R बराबर V²/R VI, जहाँ पे वॉट होता है पावर, जानते ही होंगे। H बराबर I²RT, और क्योंकि H होता है हीट लॉस होता है टाइम के भी रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टाइम वेरिंग करंट अगर फ्लो करे तो हमको H फाइंड करना है। H मतलब होता है I²RT, तो इसको हम इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे I²RDT। और पावर क्या होता है I²RDT/dt। इससे हम जैसे कि इस एग्जांपल है, इस फॉर्म में अगर दिया हो आई वेरी कर रहा हो टाइम से, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं हीट को। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है कि जब भी लो रेजिस्टेंस मीन्स बाहर का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो वहाँ उस टाइम पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, क्योंकि पावर क्या होती है I²R, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो पावर भी बढ़ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पावर रेटिंग क्या होती है, कि जब भी हम हमारे नॉर्मल घरों में तो 220 का वाट आता है, तो वोल्ट आता है, तो उस पर हमें 50 वाट रेटिंग पावर होती है। ठीक है, इट मीन्स अगर 50 वाट है तो 220 का अक्रॉस उसके होगा। अब अगर सबसे पहले क्या होता है, इसमें हमें फाइंड करने के सबसे पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए V²/P से फाइंड करेंगे, और रेजिस्टेंस इतना आ गया।
अगर वोल्टेज की वैल्यू 220 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, 220 से ज़्यादा यानी 50 वाट से ज़्यादा उसकी पावर हो जाएगी और बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। और जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा मोर ब्राइटनेस होगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर टू अमीटर एंड वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर को के साथ पैरेलल में एक शंट लगाते हैं, शंट जिसमें बहुत ही माइन्यूट रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें करंट मैक्सिमम जाएगा और जो माइन्यूट करंट होगा वो हम अमीटर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल बराबर इसका पोटेंशियल होगा, तो इसका पोटेंशियल बराबर इसका पोटेंशियल। इस फॉर्म में बस आपको याद करना है, ये फॉर्म आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इस फॉर्म में आपको याद करना होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, ये आपको याद करना होगा, ओके। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगाते हैं, उसके पहले हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब गैल्वेनोमीटर का जो आइडियल वोल्टमीटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फिनाइट रेजिस्टेंस रखता है, तो उसमें करंट बहुत ही माइन्यूट जाएगा। तो ये आई जी हमारा गैल्वेनोमीटर करंट फुल डिफ्लेक्शन वाला हो जाएगा। अब इसमें हम वोल्टेज को खाली ले लेंगे, वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा आई जी आर जी प्लस एस। बस इस फॉर्म में आपको याद करना होगा कि वोल्टेज ये होता है और उसके बाद आपको करंट के फॉर्म में याद ये होगा कि हाँ, ये ये फॉर्म बस याद करना होगा, दो फॉर्म आपको बस याद करना होगा। मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज भी एक काइंड ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सेटअप क्या होता है, R1 और R2 इस प्रकार लगे होते हैं और एक वायर से ये ए बी और इसमें एक EMF होता है, ठीक है। इसका एम होता है कि रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। जब हम जॉकी, इसे हम कहते हैं जॉकी, जॉकी को जब इस वायर पे रखते हैं ताकि वो हमें पॉइंट मिल जाए जहाँ पर ये व्हीटस्टोन बैलेंस हो जाए और करंट जीरो हो जाए। करंट जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है, R1 बाई दिस और R2 बाई दिस इक्वल हो जाएंगे, तो ये लेंथ R1 बाई R2 इक्वेट हो जाएंगे और करंट यहाँ पे जीरो हो जाएगी। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जनरली नॉर्मल तौर पे ये जो लेंथ होती है L1 प्लस L2 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ये होती है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप यही एज्यूम करोगे एग्जाम में भी। और पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम क्या इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले एक पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्म डिफाइन किया है। इसमें क्या होगा कि हम किसी भी लेंथ का जो पोटेंशियल होता है बाई लेंथ वोल्टेज बाई मीटर फॉर्म में वो पोटेंशियल ग्रेडियंट को ऐसे डिफाइन करते हैं। इसमें हम EMF फाइंड करने क्या करते हैं, इसका जो पोटेंशियल होगा और इसका जो पोटेंशियल होगा, इसके कारण जो यहाँ पोटेंशियल आएगा और इसके कारण पोटेंशियल जो यहाँ आएगा, ये दोनों आपस में इक्वेट कर देंगे तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आई अगर जीरो होगा, जॉकी की वैल्यू जीरो हो गई मतलब करंट जीरो यानी यहाँ का EMF यहाँ के इक्वल के बराबर हो जाएगा। तो ही हमें यहाँ करना है। पहले हम के को डिफाइन करते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, ये वी ए से बी और इक्वल लेंथ से हम ग्रेडियंट डिफाइन कर दिए। अब हमें यहाँ एक्स तक का पोटेंशियल चाहिए, एक्स तक का पोटेंशियल के लिए हम इस ग्रेडियंट को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। इसका पोटेंशियल क्या हो गया के एक्स और इसके पोटेंशियल क्या हो गया ई के, क्योंकि यहाँ तो करंट है नहीं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बस इसी के हेल्प से हम अपना एक्स फाइंड कर सकते हैं। और पोटेंशियल मीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इसका सेटअप ये होता है कि इसमें दो रेजिस्टेंस और की ऐसे लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अगर की को ऑफ करेंगे तो की को ऑफ कर देंगे, चौकी यहाँ पे रखने पे कि X2 हो जाएगा इसका पोटेंशियल। यहाँ पे अगर की को क्लोज कर देंगे मतलब ऑन हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर X2 आ जाएगा। अगर की ऑन रहेगा तो करंट इसमें फ्लो होगा, तो करंट इसमें फ्लो होगा। तो करंट को हम कैसे लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू ई R1 अपान R1 प्लस R2। तो I इंटू आर तो वोल्टेज हम इस तरीके से लिखेंगे। और KS2 क्या हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल, ये X2 यहाँ का पोटेंशियल। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और इक्वेशन ये 2 हो जाएगा 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करने पे हमें ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। इससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं R बराबर, इसको रटना नहीं है आपको, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।